हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है सबका बांसल एकेडमी के प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो जैसे कि अपनी सीरीज शुरू हो रखी है, हिमाचल प्रदेश की जीके हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज की क्लास में अपना टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। स्टूडेंट्स, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैसे हमारे संविधान की बनतर हुई, कैसे डेवलपमेंट हुई, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर बात की जाए सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट, तो सबसे पहले एक्चुअल टर्म में किसके द्वारा कहा गया था कि हमारे पास अपने खुद का संविधान होना चाहिए। तो आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूं, बहुत बार एग्जाम में ईयर पूछा जाता है कि 1934 में, इन 1934 पहली बार आइडिया दिया था एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का। किसके द्वारा दिया गया था? बाय श्री एम.एन. रॉय। तो जो एम.एन. रॉय थे स्टूडेंट्स, ये कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे, ठीक है, और बहुत बड़े लीडर थे। इनके द्वारा ये सजेस्ट किया गया कि भी हमारे पास अपने संविधान को बनाने के लिए एक संवैधानिक सभा होनी चाहिए। तो 1934 में भारत के लिए एक संवैधानिक सभा का विचार किनके द्वारा दिया गया? बाय श्री एम.एन. रॉय। और इसके बाद फिर 1935 में स्टूडेंट्स, ये वही ईयर है जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में कांग्रेस पार्टी के द्वारा, इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा डिमांड की गई थी अपने पास एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होए कि हम अपना संविधान खुद लिख सकें। हमें किसी की ज़रूरत नहीं, हमें कोई फॉरेन कंट्रीज़ की, कोई इंग्लैंड की, किसी की ज़रूरत नहीं थी अपना संविधान बनाने के लिए। हम अपना संविधान खुद बना सकते हैं और अपने संविधान को बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होनी चाहिए। ये 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा इस प्रस्ताव को लाया गया। आई होप सबको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। एग्जाम में आपको क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स, कई बार ईयर आ जाता है, कई बार उससे जुड़ी हुई चीज़ें पूछ ली जाती हैं, तो सबको क्लियर होगा आई थिंक। तो जब हमारा संविधान बनाने की बात हुई थी, उस टाइम पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो आया था, तो बहुत हद तक हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से कई सारी चीज़ें उठाई थी। तो आज भी अगर हम अपने संविधान की बात करें तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लगभग हमारे संविधान का 60% हिस्सा आज भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 35 कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में साइमन कमीशन की रिकमेंडेशंस थी, और साइमन कमीशन के जाने के बाद वो इम्प्लीमेंट हुई। और उसके बाद फिर बाद में जब हमारा संविधान बनाया गया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को उसमें ऐड ऑन किया गया। अगला पॉइंट सारे जने जरूर नोट करेंगे। 1938 में स्टूडेंट्स, ये ईयर्स एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे ईयर बेस्ड क्वेश्चन आपको पेपर में पूछे जाते हैं। 1938 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा on the behalf of Indian National Congress declared that the Constitution of Free India must be framed without outside interference। बाहरी ताकतों की हमें ज़रूरत नहीं थी, कोई दूसरा देश हमारी हेल्प करे, इस चीज़ की हमें नीड नहीं थी, ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये चीज़ सामने रखी गई कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाएंगे, क्योंकि हम एक सॉवरेन कंट्री बनने जा रहे हैं। ठीक है जी। तो सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है, कमेंट करके जरूर बताएं। 1940 में अगस्त ऑफर, हाँ जी स्टूडेंट्स, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगस्त ऑफर कौन लेकर आया था। अगस्त ऑफर के समय पे भारत का वाइसरॉय कौन था, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सो लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है जी। 1940 में, अब ये वो वाला टाइम पीरियड है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी। ठीक है, आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम 1939 से लेके 1945 के बीच में जब ये इंसिडेंट हो रहा था, तो इंग्लैंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर में काफ़ी हद तक इंग्लैंड को जर्मनी ने तबाह कर दिया था। और यहाँ पर अंग्रेज़ों को ज़रूरत थी कि हम इंडियंस की सपोर्ट लें, इंडियंस की मदद लें। तो यहाँ पर अंग्रेज़ों ने हमारे लिए लेकर आए अगस्त ऑफर। अंग्रेज़ों ने हमारे लिए क्या रखा? अगस्त ऑफर। याद रहेगा, 1940 पेपर में पूछा जाता है, और यही टॉपिक आपका मॉडर्न हिस्ट्री का भी है, वहाँ पे भी आप डिटेल में इस टॉपिक के ऊपर पढ़ेंगे। सो ठीक है, डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्टेड। तो यहाँ पर अंग्रेजों ने हमारे सामने जो अगस्त ऑफर रखा, कांग्रेस ने उसको ठुकरा दिया था बेसिकली। ठीक है जी। तो हमें बिना किसी हस्तक्षेप के, बिना
अपना संविधान खुद बनाना था। ठीक है, ये चीज़ सामने अंग्रेजों के हमने रख दी थी बात, अपना प्रस्ताव हमने रख दिया था। 1942 में अगला पॉइंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 1942 में एक अंग्रेज अफसर आया था जी, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स member of cabinet came to India with the draft proposal of the British government on the framing of independent constitution। तो भाई यहाँ पर सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भेजा जाता है कि आप जाओ और इंडिया को आज़ाद कराने की बात करके आओ। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट मॉडर्न हिस्ट्री का आया था, मैं आपको जैसे पहले बता रहा हूँ। तो स्टैफोर्ड क्रिप्स को ये काम सौंपा जाता है और स्टैफोर्ड क्रिप्स इंडिया आते हैं। उनके द्वारा ये चीज़ सामने रखी गई कि इंडिया में हम कंप्लीट सभी लोगों को कंप्लीट इंडिपेंडेंस, इक्वालिटी, राइट ऑफ मैन, फंडामेंटल राइट्स, हर एक चीज़ प्रोवाइड करेंगे, आपको आपका संविधान बना के देंगे। ठीक है, और यहाँ पर आप जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमें सपोर्ट करें। तो कैबिनेट यहाँ पर जो ब्रिटिश कैबिनेट से एक बंदा आया था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, उसके द्वारा कहा गया कि भाई इंडिया को हम इंडिया की पार्लियामेंट बना के देंगे, उनकी कैबिनेट बना के देंगे, देश कैसे चलाते हैं, गवर्नमेंट कैसे चलाते हैं, हर एक चीज़ आपको देंगे, आप हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट करो। तो ये चीज़ जब सामने रखी गई तो इसको रिजेक्ट कर दिया गया। गांधी जी ने कहा कि जो ये हमारे आगे अपना प्रस्ताव रख रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, पोस्ट डेटेड चेक ऑफ क्रशिंग बैंक, ये लाइन किसने कही थी? महात्मा गांधी जी ने। तो गांधी जी के द्वारा ये लाइन कही गई थी कि भाई एक किस्म से पोस्ट डेटेड चेक ऑफ क्रशिंग बैंक है जो ये हमारे आगे अपना प्रस्ताव है, तो इसको यहाँ पर ठुकरा दिया गया और वापस भेज दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ जी, सो एक पॉइंट नोट कर लेना यहाँ पर 1946 में, स्टूडेंट्स मार्च 1946 इंपॉर्टेंट ईयर, इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड एटली, क्लेमेंट एटली के द्वारा यहाँ पर कैबिनेट मिशन प्लान भारत भेजा गया। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन प्लान भारत कब आया था, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और इसमें 3 इंग्लैंड की पार्लियामेंट से 3 ऑफिसर्स को, 3 वहाँ के खास बंदों को भेजा गया था, एबी अलेक्जेंडर, पैट्रिक लॉरेंस और तीसरा था जी स्टैफोर्ड क्रिप्स। तो इनको भेजा गया, ठीक है, कि भाई जाओ कैबिनेट मिशन प्लान के नाम से कि भाई इंग्लैंड की कैबिनेट के द्वारा जो है यहाँ पर इंडिया को इंडिपेंडेंस, कंप्लीट इंडिपेंडेंस देने की बात कर दी गई है, भारत को आज़ादी देने की बात कर दी गई है, 1946 में आता है। और जैसा इंडिया चाहते हैं कि मतलब कि लोग चाहते हैं वहाँ के जो पॉलिटिशियंस थे बड़े, वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद लिखना चाहते हैं, तो क्लेमेंट एटली ने कहा कि सब कुछ है। लेकिन कैबिनेट मिशन प्लान रिजेक्टेड बाय हिंदू महासभा एंड मुस्लिम लीग। इसमें पाकिस्तान की तो बात ही नहीं थी, इसमें तो ये बात ही नहीं थी कि एक अलग नेशन होना चाहिए फॉर मुस्लिम्स, तो इस चीज़ को यहाँ पर मुस्लिम लीग ने और हिंदू महासभा ने ठुकरा दिया। स्टूडेंट्स कमेंट करके बताना कि हिंदू महासभा के फाउंडर कौन थे, ठीक है जी। चलो जी, नेक्स्ट, यही इंपॉर्टेंट ईयर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट ईयर। इस कैबिनेट मिशन प्लान की एक अच्छी बात थी कि इसमें हमने अपना संविधान बनाना, अपने संविधान को बनाने का काम करना शुरू कर दिया। सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज इलेक्टेड टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान। ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टूडेंट्स, ये एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कैबिनेट मिशन प्लान कब आया था और कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा क्या इंपॉर्टेंट काम हुआ था। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई थी, संवैधानिक सभा का, ठीक है जी, निर्माण कर दिया गया था कि भाई अपना संविधान बना सकते हैं, और नवंबर 1946 से इसकी एग्जिस्टेंस हो गई थी। इज दैट क्लियर? समझ में आ गई बात? तो आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। हाँ जी, अब यहाँ पर नेक्स्ट ध्यान से सुनो जी, कुछ यहाँ से कुछ आपको नंबर्स ईयर पूछे जा सकते हैं। सो इंडिपेंडेंस एक्ट आता है जी, हमारे देश को आज़ादी मिलती है, ठीक है जी, और यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1947 में, ठीक है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के मेंबर थे यहाँ पर, उनके द्वारा हमारी पार्लियामेंट में जो संविधान बनाने का काम था वो तेज कर दिया गया। सो
सो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के टोटल 389 रिप्रेजेंटेटिव थे, इंक्लूडिंग 15 वुमेन्स। ठीक है जी, तो 389 रिप्रेजेंटेटिव थे और उस समय पे कितनी पार्लियामेंट में वुमेन्स थी? 15 वुमेन्स थी। तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जा सकता है कि संवैधानिक सभा में जब बनाई गई थी कुल कितने मेंबर थे और उसमें कितनी महिलाएं थी। ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है, नो डाउट। ठीक है जी, हाँ जी। अब यहाँ पर से जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ आपको नंबर फिगर्स पूछ सकते हैं। टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी? 389, और उसमें से आउट ऑफ 296 वर अलॉटेड ब्रिटिश इंडिया। ठीक है जी, 296 मेंबर्स कहाँ से थे? ब्रिटिश इंडियन थे। मतलब कि जो स्टेट्स, जो प्रोविंसेस ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थी, वहाँ से 296 मेंबर्स थे। और 93 मेंबर्स कौन थे जी? प्रिंसली स्टेट के। प्रिंसली स्टेट जो स्टेट्स के इंडिपेंडेंट रूलर्स, जो राजा महाराजा थे, उनके वो अपने रिप्रेजेंटेटिव जो है पार्लियामेंट में भेज सकते थे। ठीक है जी, जैसे पटियाले का राजा, ठीक है, जो राजपूताना स्टेट है वहाँ के रूलर, ग्वालियर के राजा, ठीक है, पहाड़ी स्टेट्स के, हिल स्टेट्स के चीफ्स, इन सबको, ठीक है जी, ये ब्रिटिशर ने अलाउ कर दिया था कि भी प्रिंसली स्टेट के जो रूलर्स हैं, 93 प्रिंसली स्टेट के रूलर्स यहाँ पर चुने जाएंगे। एंड every province and princely state allotted a seat in proportion to their population। तो मतलब कि हर एक प्रांत, हर एक स्टेट, हर एक रियासत, जो प्रिंसली स्टेट्स की जो रियासतें थी, ठीक है, उनकी आबादी के अकॉर्डिंग, उनकी जो पॉपुलेशन थी उसके रेशो के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज सकते थे, नियुक्त कर सकते थे। ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स के पास तो आज़ादी थी कि भाई वो खुद भी आ सकते हैं, राजा महाराजा खुद भी बन सकते हैं, या अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को भी भेज सकते हैं। ठीक, हाँ जी। नेक्स्ट आगे ध्यान सुनो जी। सो सीट फॉर द ब्रिटिश वर डिवाइडेड अमंग द मुस्लिम, सिख एंड जनरल। ठीक है जी, तो यहाँ पर बेसिकली पार्लियामेंट में पहले ही डिवीजन कर दी गई थी रिलीजन के बेसिस पे, ठीक है जी, कम्युनिटी के बेसिस पे। So representative from the each community were elected by the voting in a provincial legislative assembly। और यहाँ पर वही सिस्टम शुरू कर दिया गया था जो सिस्टम आज भी चलता जा रहा है। ठीक है जी, और आगे कंटिन्यू रहेगा कि भाई हर एक अपनी कम्युनिटी से जो लोग हैं वो अपने अपने प्रोविंसेस से अपने मेंबर्स को इलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड। सो हेड ऑफ द प्रिंसली स्टेट नॉमिनेटेड देयर मेंबर्स। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो रियासतों के जो हेड थे, जो राजा महाराजा थे, वो अपने सदस्यों को यहाँ पर नॉमिनेट कर सकते थे। सबको क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब आगे ध्यान सुनो जी। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आ सकता है, आपको पेपर में पूछा जा सकता है कि 3 जून प्लान क्या था। ये क्वेश्चन आ सकता है, 3 जून प्लान भारत कब आया था और ये प्लान क्या था। 3 जून को लॉर्ड माउंटबेटन इंडिया आता है और उसके आने पर ही जून प्लान, 3 जून प्लान रखा जाता है। एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होनी चाहिए, ठीक है, एक अलग से मुल्क होना चाहिए पाकिस्तान, उनके अपने रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, उनकी अपनी प्रोविंसेस होनी चाहिए। मतलब कि सीधी सी बात है, एक सेपरेट नेशन की बात की गई थी। सो 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के तहत, ठीक है, विभाजन के परिणाम स्वरूप, मतलब कि यहाँ पर डिवीजन के लिए लॉर्ड माउंटबेटन आया था। तो भाई मतलब कि जो स्पेशली इंडिया में ही पूरा उस समय पूरा भारत जो ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन वाला एरिया है उसको एक सेपरेट नेशन, एक अलग कंट्री का दर्जा देने के लिए, एक अलग देश बनाने के लिए। ठीक है जी, जहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन जैसे पंजाब वाली साइड ज़्यादा थी तो पंजाब से ही एरिया से काट के बना दिया था वेस्ट पाकिस्तान, और बांग्लादेश वाली साइड ज़्यादा पॉपुलेशन थी उसको बना दिया था ईस्ट पाकिस्तान। इस तरीके से जो है डिवीज़न करके स्टेट बनाने की बात की गई। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी, सो पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान, एक अलग जो मुस्लिम लीग की डिमांड थी कि हमारे अलग कंट्री होनी चाहिए, ये सारी चीज़ों का डिवीज़न यहाँ पर कौन करके गया था जी? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है जी, अब नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फर्स्ट सेशन कब हुआ था। फर्स्ट सेशन
हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए 9 दिसंबर को लगाया गया, ठीक है। 9 दिसंबर से लेके 23 दिसंबर तक फर्स्ट सेशन चला था स्टूडेंट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का। तो संवैधानिक सभा का संविधान को बनाने के लिए पहला सेशन जो है कब चला था जी, 9 से लेके 23 दिसंबर। ये क्वेश्चन आपको पेपर में पूछा जा सकता है। और एक क्वेश्चन ये बनता है कि हमारा जो संविधान है वो टोटल कितने सेशंस में लिखा गया है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन टोटल 11 सेशंस में लिखा गया है। इस पॉइंट को जरूर लिख लेना। हमारा जो संविधान है वो टोटल 11 सेशंस में लिखा गया है, ठीक है जी। सो 14 से लेके 26 नवंबर तक 11th सेशन जो लगा था जी, कब तक था, 14 से लेके 26 नवंबर 1949। और लास्ट जो सेशन है 11th सेशन, इसमें ही 26 नवंबर 26 नवंबर को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो जाता है, जिसको एज अ हम कॉन्स्टिट्यूशन डे के नाम से भी सेलिब्रेट करते हैं, एज अ लॉ डे के नाम से भी सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है जी। तो कॉन्स्टिट्यूशन डे कब आता है आपका, 26 नवंबर 1949, ठीक है। इज दैट क्लियर? आई होप सबको पता चल गया होगा। आपको एक फर्स्ट सेशन पता होना चाहिए और एक 11th सेशन, बाकी आपको बीच की डेट्स नहीं पेपर में पूछी जाएगी। नेक्स्ट अगला पॉइंट, अब एक और यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि असेंबली एक बार फिर मिली थी 24 जनवरी 1950 को। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारा 11 सेशंस में कंप्लीट हो गया था, ठीक है जी। 11 सेशंस में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो गया था, लेकिन आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सारे के सारे मिनिस्टर्स इकट्ठे हुए थे, सारे एक साथ हुए थे और सबने कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अपने हस्ताक्षर, अपने साइन किए थे, ठीक है जी। सो सिग्नेचर किए थे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, वो कब किया था, 24 जनवरी 1950। तो 24 जनवरी 1950 को सबने, जो उस टाइम पर सारे मेंबर्स थे, ठीक है जी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, उन सब ने कब सिग्नेचर किए, 24 जनवरी 1950। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिग्नेचर कब हुए थे, 12th सेशन, 12वें सेशन में सबने सिग्नेचर किए थे, किस पर, अपने संविधान पे। इज दैट क्लियर? हाँ जी। आगे नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स। सो ऑन 9th दिसंबर 1946 Constituent Assembly of India made for the first time the Constitution Hall, now popular referred as the Central Hall of Parliament। तो भाई 9 दिसंबर 1946 को जब पहली हमारी मीटिंग हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को, तो भारत की संवैधानिक सभा की जो पहली मीटिंग हुई थी, ठीक है, पहली बार संवैधानिक सभा की जो बैठक हुई थी वो कहाँ हुई थी जी, सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट हाउस, जो हमारी पुरानी पार्लियामेंट है उसकी बात हो गई, ठीक है जी। तो वहां पर की गई। इज दैट क्लियर? ठीक है, सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर जो आपके सामने स्टूडेंट्स, मैं ये फाइल शेयर कर रहा हूँ, ये आपको नोट्स, कंप्लीट नोट्स इन फॉर्म ऑफ पीडीएफ आपको ऐप में मिल जाएंगे, ठीक है जी। तो प्लस जो आपको मैं नोट्स बनवा रहा हूँ, कुछ एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूँ, वो आप लोग जरूर नोट करें, ठीक है। सो 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 फर्स्ट मीटिंग हुई थी असेंबली की, और किसने बाइकआउट किया था इस मीटिंग का, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो भाई मुस्लिम लीग के द्वारा यहाँ पर जो पहली हमारी संवैधानिक सभा था उसका बाइकआउट किया गया, ठीक है जी। सो इस मीटिंग के हेड कौन थे, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है जी। जो फर्स्ट मीटिंग थी 9 दिसंबर 1946, इसके हेड कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि संवैधानिक सभा के पहले हेड कौन थे, पहले टेम्परेरी प्रेसिडेंट, ठीक है जी। फर्स्ट टेम्परेरी प्रेसिडेंट कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपको, ठीक है। और किसके द्वारा बाइकआउट किया गया। और फिर आ सकता है जी कि प्रेसिडेंट, जो परमानेंट प्रेसिडेंट बने थे, जो बाद में देश आज़ाद होने के बाद हमारे देश के पहले राष्ट्रपति बने थे, ठीक है। तो 11 दिसंबर को ही, ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली। तो भाई संवैधानिक सभा के प्रेसिडेंट हेड जो है, परमानेंट हेड
राजेंद्र प्रसाद चुने गए। और सिमिलरली जो एच.सी. मुखर्जी थे और वी.टी. कृष्णामाचारी थे, ये इलेक्ट हुए थे एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली। तो ये क्या इलेक्ट हुए थे जी? एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। ठीक है, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। हाँ जी, नेक्स्ट सारे के सारे आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स करवा रहा हूँ स्टूडेंट्स। अगर आप अपने हैंड रिटन नोट्स बना रहे हो तो वो ज़्यादा मच बेटर है, आपको इस पॉइंट क्लियर होगा। सो 13 दिसंबर 1946, ठीक है जी, 13 दिसंबर 1946 जवाहरलाल नेहरू मूव द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। सो दिस रेजोल्यूशन वाज unanimously adopted on 22nd January 1947। ये जो आपके सामने मैंने सर्कल कर दिया ना, ये ईयर, ये डेट पूछी जाती है पेपर में कि भाई हमने कब संकल्प लिया अपने जो हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो बाद में प्रेम्बल के नाम से फेमस हुआ था। तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है जी, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ठीक है, सो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है, ठीक है जी, वो हमने पेश किया था। और ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है हमारा कब पास किया गया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, कब अडॉप्ट किया था? 22 जनवरी 1947। और जो बाद में हमारा प्रेम्बल, एज अ प्रेम्बल हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया था ऑन 26 नवंबर 1949। जो आप पढ़ते हो अपने प्रेम्बल के बारे में बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, प्रेम्बल क्या है, ठीक है जी। हाँ जी, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन स्टूडेंट्स यूएस मॉडल, जो अमेरिकन मॉडल है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, वो हमने अडॉप्ट किया था। सो ये हमें क्या शो करता है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था, ठीक है। आपको हो गई जी, आज हमारा जो प्रेम्बल है वो क्या है? प्रेम्बल इज रिफ्लेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यस और नो। अगर कोई इंसान, कोई व्यक्ति अपना संविधान जो है, कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन जो है नहीं पढ़ सकता, तो वो प्रेम्बल को देखे। तो भी अगर हम प्रेम्बल को पढ़ सकते हैं, ठीक है, अगर हम अपना प्रेम्बल देखिए, प्रेम्बल को पढ़ सकते हैं, प्रेम्बल को समझ के हमें ये समझ आ जाती है कि हमारे देश का संविधान किसकी बात करता है, हमारा देश का संविधान किसके लिए है, क्यों है, वो सब कुछ हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन से पता चलता है, ठीक है जी, अपने प्रेम्बल से, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल से। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है स्टूडेंट्स? इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन एंड रिपब्लिक कंट्री। तो बाद में इसको मोल्ड करके हमने प्रेम्बल बनाया, लेकिन उससे पहले ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में क्या लिखा गया कि हमारा जो देश है वो एक इंडिपेंडेंट, सॉवरेन और एक रिपब्लिक नेशन है। इज दैट क्लियर? सो इंडिया शैल बी अ यूनियन ऑफ erstwhile ब्रिटिश इंडिया, सो टेरिटरीज, इंडियन स्टेट्स। तो भाई सिंपल सी बात है, हमारा जो, ठीक है, भारत है, पहले ब्रिटिश भारतीय टेरिटरी था, एरिया था, ठीक है जी, और बाद में ब्रिटिश इंडिया जो है छोड़ के हमारा जो एक इंडियन स्टेट है वो एक सॉवरेन कंट्री, एक यूनियन ऑफ स्टेट है। तो मतलब कि ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में लिखा हुआ था, बाद में इसी को ही मोल्ड करके, इसी को ही चेंज करके हमने अपना प्रेम्बल बनाया, ठीक है जी। और आपको पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रेम्बल हमने कब अडॉप्ट किया, प्रेम्बल हमारा कब बनकर लागू किया गया, कब हम केम इनटू फोर्स, एक अडॉप्ट का क्वेश्चन आएगा। तो भाई 22 जनवरी 1947, बार बार बता रहा हूँ, यही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाएगा कि प्रेम्बल जो है हमारा कब हमने इसको लागू किया, ठीक है जी। इज दैट क्लियर? सो प्रेम्बल में और क्या चीजें बातें दे रखी है जी, सिंपल सी बात है, टेरिटरीज फॉर्मिंग द यूनियन शैल बी, ठीक है, ऑटोनोमस यूनिट्स एंड एक्सरसाइज ऑल द पावर एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट एंड अडॉप्शन एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेप्ट दोज असाइन्ड द वर्सेस इन द यूनियन। सो ऑल पावर अथॉरिटी ऑफ सॉवरेन इंडियन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन शैल फ्लो फ्रॉम द पीपल। सो भाई सिंपल सी बात है कि जो हमारे देश के, हमारे संविधान के प्रेम्बल में दिया हुआ कि भाई सारे के सारे आम जनता जो फॉलो करेंगे, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, हमारे संविधान में दिया हुआ है, हर नागरिक के लिए, हर एक बंदा इक्वल है,
तो यही सारी चीज़ें जो हमारा पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 है, उसमें दिया हुआ है। तो 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स, 8 स्केड्यूल्स, जब संविधान बना, जो सब कुछ उसमें है वो प्रेम्बल में आपको उसकी रिफ्लेक्शन देखने को। ऑल पीपल ऑफ इंडिया शैल बी गारंटेड एंड सिक्योर सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो कहने का मतलब ये है भाई, जो हमारे प्रेम्बल में लिखा हुआ है वही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स में भी दिया हुआ है। ठीक है जी। Minorities, backward and tribal areas, depressed and other backward classes shall be provided educate, safeguard fundamental rights। आगे बीच में ठीक। तो अब यहाँ से आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है स्टूडेंट्स, आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हमारा प्रेम्बल है ये किसकी रिफ्लेक्शन है। तो स्टूडेंट हमारा जो प्रेम्बल है बेसिकली सिंपल सी बात है जी, हमारा जो संविधान है, हमारा जो प्रेम्बल है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पेज वो किस चीज़ को दर्शाता है, उसमें हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उसमें हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल की रिफ्लेक्शन दिखती है, उसमें हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ की रिफ्लेक्शन नज़र आती है। समझ में आएगा बात। तो अगली क्लास में आपको जब प्रेम्बल करवाऊंगा तो उसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी। हाँ जी, उसके बाद आगे एक पॉइंट नोट कर लेना यहाँ पर, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब आया। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, assembly was made a fully sovereign body and assembly also become a legislative body, assembly become the first parliament of free India। so it means कि जो वही कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी जहाँ पर हमने अपना संविधान लिखा, तो वहाँ पर बाद में उसको एक फ्री असेंबली डिक्लेयर किया गया जब हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया। ठीक है जी। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो संविधान है, संविधान को लिखने में सिर्फ एक बंदे का रोल नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में जो कई सारे ऐसे फेमस पर्सनैलिटीज़ जो आगे आपको डिटेल में बताऊंगा उनका योगदान है। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया जी वो 60 कंट्रीज से, ठीक है। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के एडवाइज़र थे श्री B.N. राव, ठीक है जी, B.N. राव, बेनिगल नरसिंह राव, आएगा आपके अभी नोट्स में। तो उनके द्वारा एडवाइस किया गया था। एडवाइज़र कौन थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे, रिकमेंड किसने किया, ये सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे आपने। ठीक है जी। सो यहाँ पर एक पॉइंट मार्क कर लेना, कुछ आपको स्टैटिक क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली आपको पता है जी, हमारे चेयरमैन कौन थे, कॉन्स्टिट्यूशन के कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब लेजिस्लेटिव असेंबली हमारी बनती है तो फर्स्ट कौन हेड थे, पहले स्पीकर कौन थे, G.V. मावलंकर। ठीक है जी। तो यहाँ पर आपको ये पूछा जाता है, स्पीकर ना पूछ के पूछेगा। सो जो लेजिस्लेटिव बॉडी थी जी उसको कौन चेयर कर रहा था, उसके चेयरमैन, उसके हेड कौन थे, G.V. मावलंकर। ठीक है जी। सो दीज फंक्शंस कंटिन्यूटी 26 नवंबर 1940। और ये कब तक चलता रहा जी, कब तक हेड रहे थे, मतलब कि 26 नवंबर 1940। ठीक है जी। इज दैट क्लियर। हाँ जी। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट कमेटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए कौन कौन सी इम्पोर्टेंट कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, माइनर कमेटी और मेजर कमेटी। सो मेजर कमेटी, ठीक है, बड़े लेवल के जो कॉन्स्टिट्यूशन में बड़े बदलाव के लिए बनाई गई थी। माइनर कमेटी, ठीक है, सो माइनर कमेटी जो थी किस चीज़ के लिए थी, छोटी छोटी चीज़ों को ऐड करने के लिए। और ड्राफ्टिंग कमेटी जो कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने का काम दिया था वो दिया था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट आपको फैक्चुअल डाटा बता रहा हूँ, वो जरूर लिख लेना। सो कमेटी ऑन द फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, तो वही जो संविधानिक सभा है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, वो अपना काम कैसे करेगी, उसका काम कैसे होगा, इसके हेड कौन बनाए गए थे, G.V. मावलंकर। इसके हेड कौन थे, G.V. मावलंकर। ठीक है जी। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी डॉक्टर K.M. मुंशी थे। हाउस कमेटी के हेड पट्टाभी सीतारमैया थे। एडहॉक कमेटी के हेड कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है जी। फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी के हेड कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कमेटी ऑन चीफ कमीशन प्रोविंस के हेड कौन थे, पट्टाभी सीतारमैया। कमीशन ऑन लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस, ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ स्टूडेंट्स, जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। ठीक है, इसमें से
ये वाला क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस के जो कमीशन बिठाया गया था उसके हेड कौन थे? एस के धार। एस के धार कमीशन, ये टॉपिक डिटेल में पढ़ेंगे हम, अभी जस्ट आपको कमेटीज करवा रहा हूँ, ठीक है, बाद में इसी टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ेंगे। इज दैट क्लियर? हाँ जी। सो नेक्स्ट है आगे इंपॉर्टेंट मेजर कमेटीज। मेजर कमेटीज कौन कौन सी थी? जैसे कि ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, स्टीयरिंग कमेटी के हेड, ठीक है जी, जो संचालन समिति बनाई गई थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यूनियन पावर कमेटी के हेड जवाहरलाल नेहरू, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के हेड जवाहरलाल नेहरू, और प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के हेड कौन थे? सरदार पटेल। सो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है जी। आगे नेक्स्ट है स्टूडेंट्स एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट माइनॉरिटी एंड ट्राइबल एक्सक्लूडेड एरिया प्रेसिडेड बाय सरदार पटेल। इस पॉइंट को नोट करना, ये आपको पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक और जनजातियों और बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर इज सरदार पटेल, ठीक है जी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके हैं। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी जेबी कृपलानी हेड थे, ठीक है। माइनॉरिटी सब कमेटी के हेड एच सी मुखर्जी थे। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया एंड असम एक्सक्लूडेड पार्शली एक्सक्लूडेड एरिया, इसके हेड कौन थे? गोपीनाथ बरदौली, ठीक है जी। इज दैट क्लियर? और एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरिया अदर देन आसाम, तो उस टाइम पे आसाम अपने आप में काफ़ी बड़ी स्टेट थी, उस टाइम पे नॉर्थ ईस्ट की बाकी स्टेट्स नहीं निकली थी, उसके हेड थे ए बी ठक्कर, ठीक है। सो आई होप सबको पता चल गया होगा। रूल प्रोसीजर कमेटी, ठीक, कौन हेड थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और स्टीयरिंग कमेटी, स्टेट कमेटी फॉर द नेगोशिएशन विद स्टेट्स, इसके हेड कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो भाई स्टेट कमेटी ये पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है जी। फंडामेंटल राइट्स वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और स्टूडेंट्स लिंग्विस्टिक बेसिस वाला क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है वो रिपीट हो सकता है। तो भी स्टेट्स कमेटी, स्टेट्स के साथ नेगोशिएशन करने के लिए कौन हेड बनाए गए थे? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है जी। आई होप सबको पता चल गया होगा, इस पॉइंट को नोट कर लो। हाँ जी, सो आई होप स्टूडेंट सबको पता चल गया होगा, ठीक है जी। सो यहाँ पर से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए आगे। सो इम्पोर्टेंट नोट्स स्टूडेंट्स आपके लिए तैयार किए, आपने ध्यान से, अगर आपको पीडीएफ मिल जाती है तो आप यहाँ से अपने नोट्स बना सकते हो, वैसे तो क्लास में आपको बनवा रहा हूँ, ठीक है। सो नेक्स्ट ड्राफ्टिंग कमेटी कब सेटअप हुई थी? ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनी थी? 4 ऑप्शन दे देंगे, जैसे 15 अगस्त, 22 अगस्त, 29 अगस्त, 30 अगस्त। तो कहने वाला ये कि आपको सारे कंफ्यूज करने के लिए ईयर और मंथ सेम देता है और डेट अलग देता है। तो नोट कर लेना 29 अगस्त 1947 को आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी सेटअप की गई थी, ठीक है जी। सो यहाँ पर इसके कुल कितने सदस्य थे, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है जी। हेड कौन था, इस टाइप से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो इसके टोटल 7 मेंबर्स थे, और इसके चेयरमैन कौन थे, इसके हेड कौन थे? पेपर में बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है स्टूडेंट्स। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चेयरमैन थे इसके ड्राफ्टिंग कमेटी के, ठीक है जी। और बाकी के जो और सदस्य थे, ठीक है, एन गोपाला स्वामी अयंगार, अलादी कृष्ण वर्मा अय्यर, ठीक है, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, एन माधव राव, ठीक है जी। नोट कर लेना, एन माधव राव ने किसको रिप्लेस किया था? इन्होंने बी एल मित्तल को रिप्लेस किया था, उन्होंने रिजाइन कर दिया था ड्यू टू इल हेल्थ। और टी कृष्णाचार्य, इन्होंने किनको रिप्लेस किया था? डीपी खेतान को, ठीक है जी। डीपी खेतान की डेथ हो गई थी 1948 में, इनकी जगह पर ऊपर कौन आ गए थे? टी कृष्ण। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के कितने मेंबर रिप्लेस हुए थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के कितने कुल मेंबर थे, चेयरमैन के अलावा कितने मेंबर थे। तो क्वेश्चन एग्जामिनर किसी भी तरीके से आपको घुमा के पूछ सकता है, ठीक है। आई होप सबको पता चल गया होगा जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है जी। उसके बाद है स्टूडेंट्स आगे कुछ आपके स्टैटिक क्वेश्चन आ गए, जो आपको एग्जाम में, ठीक है, बहुत बार रिपीटेडली पूछे जाते हैं, ठीक है जी।
So Constituent Assembly also performed the following function: ratified the Indian membership of the Commonwealth in May 1949. काफी important point है। तो स्टूडेंट्स आपको एक पॉइंट बता दूं कि जो भी कंट्री इंग्लैंड का गुलाम देश होता था, इंग्लैंड के अकॉर्डिंग इंग्लैंड की सॉवरेनिटी जिस कंट्री में चलती थी वो कंट्री आपका होता था कॉमनवेल्थ कंट्री। तो इंडिया कोई कॉमनवेल्थ कंट्री आज नहीं है। आज आपको बताओ जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, ये कई सारे ऐसे आज की डेट में अंडर डेवलप्ड कंट्रीज आज भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज की हिस्सा हैं, सदस्य हैं, या जो कंट्रीज कॉमनवेल्थ गेम्स खेलती हैं, ठीक है, तो वो कभी ना कभी कॉमनवेल्थ का हिस्सा रही थी या आज भी हैं, वो सारी उस गेम्स में पार्टिसिपेट करती हैं, ठीक है जी। तो भारत ने हमने अपना नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया था स्टूडेंट्स? 22 जुलाई 22 जुलाई 1947, जरूर मार्क कर लेना। अडॉप्ट द नेशनल एंथम 24 जनवरी 1950, नेशनल सॉन्ग 24 जनवरी 1950 और इलेक्टेड राजेंद्र प्रसाद एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट 24 जनवरी 1950। तो इम्पॉर्टेंट ईयर्स हैं, इम्पॉर्टेंट डेट है 24 जनवरी 1950। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, हमने अपना फ्लैग कब अडॉप्ट किया, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, ठीक है जी। सो ये आप लोग मार्क कर लो। इज दैट क्लियर? सो भाई आज की डेट में आपको पता है कि हमारा देश एक सॉवरेन कंट्री है, लेकिन उसके बावजूद हम कॉमनवेल्थ गेम्स खेलते हैं, ठीक है। तो ये आपको पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन हम इंग्लैंड की सॉवरेनिटी को नहीं मानते, ठीक है। तो जो भी देश आज की डेट में इंग्लैंड की फंडिंग के ऊपर चल रहा है या इंग्लैंड के ऑर्डर्स कुछ हद तक 19-20 फॉलो कर लेता है, तो वो कंट्री जो है सॉवरेन कंट्री नहीं है, ठीक है जी। उल्टा हमारा देश जो है इंग्लैंड को पछाड़ के, इंग्लैंड अब 6th लार्जेस्ट इकॉनमी है और हमारा देश आपको पता है कि 5th लार्जेस्ट इकॉनमी बन गया, ठीक है जी। हाँ जी, नेक्स्ट यहाँ पर आप देख रहे हैं जी पिंगाली वेंकैया को। तो स्टूडेंट्स पिंगाली वेंकैया का निक नेम क्या था जी? पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, डायमंड वेंकैया। पिंगाली वेंकैया कांग्रेस के बहुत बड़े फेमस लीडर थे, ठीक है जी। पिंगाली वेंकैया को द फ्लैग मैन भी कहा गया है, ठीक है जी। पिंगाली वेंकैया किस नाम से जाने जाते हैं? द फ्लैग मैन और डायमंड वेंकैया, ठीक है जी। आपको पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो पिंगाली वेंकैया मैन हु डिजाइन द ट्राइकलर, ठीक है जी। इनके द्वारा हमारे फ्लैग का, हमारे तिरंगे का, हमारे झंडे का जो है निर्माण किया गया। तो स्टूडेंट्स पिंगाली वेंकैया ने बेसिकली, आपको एक पॉइंट बताता हूँ, ठीक है। सो पिंगाली वेंकैया ने हमारे फ्लैग का डिजाइन जब लाहौर सेशन था जी, ठीक है, 1929 लाहौर सेशन, फिर 1930 26 जनवरी 1930 से हमने अपना जो है स्वराज दिवस, स्वराज डे मनाना, सेलिब्रेट करना शुरू हो गया। तो उस दौरान पिंगाली वेंकैया ने जो है हमारे फ्लैग का डिजाइन किया, ठीक है जी। सो यहाँ पर पॉइंट नोट कर लेना, 24 जनवरी 1950, ठीक है जी। सो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, 24 जनवरी 1950 को लास्ट मीटिंग होती है जब सबने अपने सिग्नेचर किए थे। और यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने अपने संविधान में 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल्स और 22 पार्ट्स, ये चीज़ें शामिल की, ठीक है जी। और हमारे संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। हमारे संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। और हमारे संविधान को बनने में कितना खर्च आया था? कुल 64 लाख का, लगभग 6.4 मिलियन 64 लाख का खर्च आया। और 24 जनवरी 1950 को हमने अपना जन गण मन अडॉप्ट किया था, अपना जो नेशनल एंथम है। ये आपको मैंने पॉइंट लिखवा दिया, ये सबको क्लियर होना चाहिए, पता चल गया सबको? डन। हाँ जी, तो ये आपको कुछ ऐसे स्टैटिक पॉइंट पेपर में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और आपको पता है कि जो हमारा नेशनल एंथम है, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। और इनको गीतांजलि, इन्होंने बुक लिखी थी कलेक्शन ऑफ पोइम्स, उसके लिए इन्हें 1913 में 1913 में नोबेल प्राइज को मिला था। किसके लिए मिला था?
गीतांजलि जी। इज दैट क्लियर? पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। और ये हमारे संविधान की ओरिजिनल कॉपी आप देख रहे होगी, ठीक है। तो आई होप सबको पता चल गया होगा। लो जी, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर मैं आपको पॉइंट क्लियर कर दूँ। सो उससे पहले यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूँ। ये डाक टिकट के ऊपर आपको दिख रहा होगा, जैसे भारतीय डाक टिकट, इसके ऊपर श्री BN राव जी की, ठीक है। BN राव, बेनिगल नरसिंह राव, ठीक है, बहुत फेमस पर्सनैलिटी थे सर बेनिगल नरसिंह राव, ठीक है जी। इंडियन सिविल सर्वेंट रहे थे स्टूडेंट्स, ठीक है। और जो बेनिगल नरसिंह राव थे, इन्होंने 60 देशों का संविधान पढ़ दिया था। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर कौन थे, ही वाज द कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो हमारे संविधान के एडवाइजर थे, कॉन्स्टिट्यूशन के एडवाइजर थे हमारे, ठीक है जी। तो याद रखना, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, कॉन्स्टिट्यूशन के एडवाइजर कौन थे, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ लिया। तो जैसे यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन है, Who was the advisor of the drafting committee of Constituent Assembly? ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कौन थे एडवाइजर, ठीक है। अभी आपको पॉइंट बताया है BN राव, बेनिगल नरसिंह राव, ठीक है जी। आई होप सबको पता चल गया होगा क्वेश्चन, संवैधानिक सभा के कौन थे सलाहकार, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपके सामने स्टूडेंट्स। सो नेशनल फ्लैग वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। कब हमने अपना नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया था? 22 जुलाई 1947। लिखवा दिया आपको क्वेश्चन, ठीक है जी। हमने अपना राष्ट्रीय ध्वज कब अडॉप्ट किया? सो प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन, किस पर बेस्ड है जी? अभी आपको डिस्कस किया था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बेस्ड ऑन अमेरिकन मॉडल। किससे किया हमने? अमेरिकन मॉडल। अगली क्लास में आपको डिटेल में कराऊंगा कि किस कंट्री से हमने क्या ले रखा है, ठीक है जी। So how many spokes are there in a wheel of national flag of India? तो भाई जो हमारा जो अशोक चक्र बना हुआ है, जो व्हील बना हुआ है बीच में, ठीक है जी, कितने स्पोक्स हैं उसमें? 24 स्पोक्स, ठीक है जी। ये क्वेश्चन तो बहुत बार पेपर में रिपीट हो गया है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, Who among the following was the head of the linguistic province commission? बताया था भी आपको, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है जी, ठीक है। आंसर इज जस्टिस SK धार, नोट कर लो जी, ठीक है जी। रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन लिख लो इन पॉइंट्स को, एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। सो ऑन 17 जून 17 1948 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपॉइंटेड लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन व्हिच वाज हेडेड बाय जस्टिस SK, ठीक है जी। तो भाषा के आधार पे ये टॉपिक हम डिटेल में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, कि कैसे स्टेट्स बनी, कैसे प्रांत बने, ठीक है जी, डिटेल में पढ़ेंगे। लो जी, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है आपको पेपर, ऐसे आ सकता है, हु अमंग द फॉलोइंग हेडेड द एडवाइजरी कमेटी ऑन द फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया। कमेटी के हेड कौन थे? अभी आपको बताया था जी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे इसके हेड थे, ठीक है जी। क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who among the following was the chairperson of the Provincial Constituent Committee of the Constituent Assembly? Answer is Sardar Vallabhbhai Patel. Is that clear? Who adopted the Constitution of the India on 26 November 1949? People of India, Parliament of India, Cabinet, in none of these? हाँ जी स्टूडेंट्स, आंसर इज नन ऑफ दीज। तो भाई सिंपल सी बात है, पार्लियामेंट ने थोड़ा अडॉप्ट किया, कैबिनेट थोड़ा किया, ये तो पूरे देश के लिए लागू किया गया ना, या सिर्फ लोगों के लिए थोड़ी है, जो सरकार चला रहे हैं उनके लिए भी है, ठीक है। ये ऑल ऑफ दीज होता, फिर आपका आंसर यहाँ पर तब भी डी ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे नन ऑफ दीज। किसी इकलौते के लिए थोड़ी ना होता है। इज दैट क्लियर? हाँ जी। In contrast with the Constituent Assembly, which among the following observation is correct? So the member of Constituent Assembly were elected directly based on seats allocated was population. A composition of the Constituent Assembly was roughly in line with the
सजेशंस ऑफ द कैबिनेट रिविजन प्लान, करेक्ट ऑप्शन बताओ। तो भाई सिंपल सी बात है, आपने पढ़ा था कि यहाँ पर क्वेश्चन पहला ही पॉइंट क्या है, मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर इलेक्टेड डायरेक्टली, क्या सीधे तौर पर चुने जा रहे थे? नहीं जी, या तो ब्रिटिश इंडियन जो ब्रिटिशर्स की प्रोविंसेस थी कंट्रोल में, ब्रिटिश इंडियन जो थे, ठीक है जी, वो आ रहे थे और प्रिंसली स्टेट वाले आ रहे थे, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन ओनली सेकंड एंड थर्ड। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement is true regarding the composition of the constituent assembly, इसमें से कौन सा सही है? हाँ जी, representative were to be elected from the four constituents Hindu, Muslim, Sikh, Christian, तो ये सिर्फ चार ही थे। Total strength of constituent assembly 389, चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी व सरदार पटेल, अभी हमने पढ़ा नहीं है, ठीक है, ये भी गलत है। सो ड्राफ्टिंग कमेटी चेयरपर्सन बी आर अम्बेडकर, कॉन्स्टिट्यूट 8 मेंबर्स, ये भी गलत है। सो आंसर इज, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर टोटल स्ट्रेंथ ऑफ 389 मेंबर, टोटल स्ट्रेंथ क्या थी? 389 मेंबर्स। इज दैट क्लियर? तो आई होप सबको यहाँ तक पता चल गया होगा। मैंने आपको स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स भी करवाए। तो ये सारी की सारी कंप्लीट फाइल जो है आपको हमारी ऐप पे मिल जाएगी, ठीक है जी। आपको जो भी प्रॉब्लम आएगी, जो भी डाउट रहेगा, आप मेरे से डायरेक्ट डाउट डिस्कशंस कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज ले सकते हैं। तो आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो ज़रूर लाइक करके जाएं, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।